गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, बात करें आप आज की इस वीडियो का, तो बच्चों आप लोगों ने थंबनेल जरूर देखा होगा कि थंबनेल पर आज हम लोग को क्या पढ़ना है। फिर भी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका लास्ट लेक्चर वीडियो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस वीडियो के बातें बता दूं जो कि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज़रूर जाकर देखें ताकि ये वीडियो और भी बेहतर समझ में आए। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पुष्प का कौन कौन से अंग होते हैं, उनमें नर अंग कौन सा होता है, नर अंग में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं जिसके फल स्वरूप एक पराग कण यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। फाइनली हम लोगों ने परागकण की संरचना भी पढ़ लिया। परागकण की संरचना में कौन कौन से सेल होते हैं, उनके कौन से विभाजन से नर युग्मक यानी मेल गैमीट बनते हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने अनदर पढ़ा था पार्ट, फीमेल पार्ट जो पुष्प का था, यानी कि मादा अंग पुष्प का, उनमें कौन कौन से सेल पाए जाते थे और किस सेल के डिवीजन के फल स्वरूप मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट बनते थे। इतने बातें हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे वैसे ही आप देखिए, इस फिगर को आपने प्रीवियस वीडियो में ज़रूर देखा होगा। मैंने ये संपूर्ण फिगर नहीं बनाया था, केवल इस ओवरी के पार्ट को बनाया था, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा हमने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ताकि आपको जो है कि इसमें नर युग्मक कैसे बनते हैं उसको बताने के लिए। लेकिन ये फिगर मैंने कंप्लीट एक पुष्प का बनाया है जिसको बीच और बीच जो है कि दो भाग में किया गया है, जिसका अंडाशय भाग संपूर्ण रूप से दिख रहा है। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ कि ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। आप ये बात पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि एक जो परागकण होता है बच्चों, यहाँ पे मैं एक उसका स्ट्रक्चर छोटा सा बना दूं कि जो परागकण होता है बच्चों वह दो लेयर का बने होते थे, राइट। और इसमें दो गो सेल मौजूद हुआ करता था, एक छोटा हुआ करता था और एक सेल कैसा था, बड़ा सेल था, राइट। तो ये जो बड़ा वाला सेल है बच्चों, इसको आप क्या बोलते थे, वेजिटेटिव सेल, टेटिव सेल, यानी इसको बोलते थे वर्धी कोशिका। और जो नीचे वाला छोटा सा सेल रहता था उसको बोलते थे हम जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव वाट सेल, यानी कि इसको बोलते थे जनन कोशिका। अब यही सेल दो भागों में बढ़ता था जिसके फल स्वरूप क्या बनता था बच्चों, मेल गैमिट बनता था। मेल गैमिट यानी कि मेल गैमिट्स यानी कि नर युग्मक, नर युग्मक, राइट बच्चों। आपने ये चीज़ देखा था। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो ये जेनरेटिव सेल है वो कितने मेल गैमिट बनाते थे, दो मेल गैमिट बनाते थे, राइट। तो ये दोनों मेल गैमिट जाहिर सी बात है सेक्स के बाद यहाँ पे आके पहुँचेंगे ओवरी के अंदर, राइट। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको इनका बना दिया फिगर, ये दोनों के दोनों क्या है, मेल गैमिट हैं, राइट। दो मेल गैमिट है। तो एक मेल गैमिट जो है, एक ये आप जानते हैं इस सेल को आप क्या कहते हो बच्चों, तो इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटी क्या पोडल सेल, यानी कि इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, राइट। अब देखो बच्चों, ये जो नीचे वाला जो सेल है माइक्रोपाइल के तरफ, एंटीपोडल सेल तो चलाजा भाग के तरफ है, और ये जो सेल है तीन, इसको बोलते हैं क्या बच्चों, तो इसमें दो किनारे वाले सेल को कहा जाता है सिनर्जिड यानी कि सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। आपने इतनी बातें आप प्रीवियस वीडियो में आपने सब कुछ पढ़ रखा है। आपने प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर आप देखें, तो ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं। और जो बीच वाला सेल है इसी सेल को बोलते थे एग सेल, एग सेल यानी कि अंड कोशिका, या इसको मादा युग्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंड कोशिका,
कोशिका। अंड कोशिका को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मादा युग्मक भी कहते हैं। अब देखिए ये जो बीच वाला जो दो केंद्रक वाला एक सेल है, ये बीच में दो केंद्रक, यहाँ इसमें दो केंद्रक मौजूद होते हैं, राइट। लेकिन ये सेल कितने हैं? एक सेल है। इसको बोला जाता था सेकेंडरी न्यूक्लियाइज। क्या बोलते थे? सेकेंडरी न्यूक्लियाइज, राइट। ये इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक। इतनी चीजें तो आप लोगों ने देखा था। तो अब जरा सोचिए कि ये जो द्वितीय केंद्रक है, मैं जरा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस हमें कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं इस चीज सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर दिया। ठीक है। अब देखिए ये नर युग्मक दोनों इसमें प्रवेश किए हैं, तो एक जो नर युग्मक है द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करेगा। किसके साथ फ्यूज करेगा? तो एक नर युग्मक किसके साथ? द्वितीय केंद्रक के साथ। द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक किसके साथ फ्यूजन करेगा? तो याद रखिएगा ये एक नर युग्मक है और ये द्वितीय केंद्रक है, फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा आपका त्रिगुणित पेन। त्रिगुणित यानी कि 3n, त्रिगुणित पेन बनाएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं? पेन को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाइज, राइट बच्चों। अब देखिए ये चीज अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप ये द्वितीय केंद्रक एक नर युग्मक के साथ फ्यूजन करता है तो क्या बनाता है? तो कह सकते हैं क्या? पेन बनाता है। ये भी पूछ सकता है कि पेन का कोलाइडी होता है, यानी पेन का कोलाइडी कैसा होता है? कोलाइडी की यानी क्या? इसकी जो है कि ये द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है? तो कह सकते हैं त्रिगुणित होता है, ना ही द्विगुणित होता है और ना ही एक गुणित होता है। ये क्या होता है? त्रिगुणित होता है, ना अगुणित होता है ना द्विगुणित, ये सीधा त्रिगुणित होता है। देखिए त्रिगुणित क्यों? क्योंकि एक केंद्रक था नर युग्मक का, एक नर युग्मक का, और इसमें ऑलरेडी द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक था और सेल एक ही था, इसलिए ये त्रिगुणित होता है। आगे चल के देखिए ये जो, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, आगे देखिए क्या होगा। एक तो ये चीज आपने पढ़ा कि एक नर युग्मक जब द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाइज, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का त्रिगुणित जो है कोलाइडी होता है। और देखिए साथ में उसी समय में क्या होगा कि एक नर युग्मक, ये नर युग्मक है, एक बचा हुआ है, और एक ये बीच वाला जो सेल है जिसको हम क्या बोलते थे? इस सेल को हम कहते थे एग सेल यानी मादा युग्मक। ये मादा युग्मक यानी मादा सेल के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जाइगोट मतलब क्या होता है? युग्मनज। क्या बोलते हैं इसको? युग्मनज। और आगे जब युग्मनज डेवलप होगा तो ये क्या बनाएगा? इम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा। अब भ्रूण आगे डेवलप जब करेगा बच्चों तो यही भ्रूण किस में बदलेगा? सीड में बदलेगा। सीड यानी किस में? बीज में बदलेगा, राइट बच्चों। अब देखो एक चीज और पॉइंटली बात है बच्चों कि जाइगोट किसके फलस्वरूप बना? तो ध्यान से देखिए, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका एक साथ फ्यूज किए तो जाइगोट बना। तो जाइगोट क्या होगा? द्विगुणित होगा, यानी कि एक पुष्प आवृत बीजी पौधे के जाइगोट होते हैं तो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, राइट। दिमाग में रखिएगा, द्विगुणित होता है। और जाइगोट जो है डेवलप होता है पुष्प में तो इम्ब्रायो बनाता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण डेवलप होता है धीरे धीरे तो क्या बनाता है? सीड बनाता है। अब देखिए यहाँ देखिए कि नर युग्मक, फिर से नर
युग्मक, अब प्लस क्या, एक मादा युग्मक सॉरी नर युग्मक एक क्या, मादा युग्मक, मादा युग्मक, राइट। अब ये दो चीज आप देख सकते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा मजेदार जो है कि परिभाषा आपको बहुत शॉर्ट में याद होने वाला, ध्यान से देखते चलिए, बहुत शॉर्ट में आप याद करोगे। क्या, तो देखो, एक तो नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज किया, पेन बनाया, जिसको बोलते हैं क्या, प्राथमिक इंडोस्पर्म न्यूक्लियाइज यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसकी कोलाइडी जो होती है 3n या त्रिगुणित होता है। अब एक नर युग्मक बचा तो मादा युग्मक के साथ फ्यूज किया, जाइगोट बना जो द्विगुणित था। आगे चल के जाइगोट डेवलप किया तो एम्ब्रायो बनाया, एम्ब्रायो से क्या बना, बीज यानी कि सीड बना, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ही समय में, ध्यान से देखिएगा, एक ही समय में दो फ्यूजन हो रहा है। एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज कर रहा है, एक नर युग्मक जो है कि मादा युग्मक के साथ फ्यूज कर रहा है एक ही समय में। यानी कि इन दोनों ये यानी यहाँ पे इसको इरेज मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, ये और ये वाला प्रोसेस ड्यान से देखते चलिए, ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम में हुआ है, जिसको हम कहते हैं ड्यूवल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूवल फर्टिलाइजेशन, यानी इसी को बोलते हैं बच्चों दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन याद रखिएगा, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं एक ही समय में एक पुष्प के अंदर एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ और एक नर युग्मक एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जब फ्यूज करता है तो इन दोनों संयुक्त फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्विवी निषेचन कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो दोहरा निषेचन है इसका खोज जो है नवासीन को जाता है। किसको जाता है, नवासीन नामक एक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने एक द्विबीजपत्री पुष्प में दोहरा निषेचन को देखा था। कौन साइंटिस्ट थे बच्चों, तो वो थे नवासीन। किस सन में, तो 1892 में इन्होंने दोहरा निषेचन का खोज किया था। इतनी बातें तो आप लोगों ने जाना, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जानिए कि जो ये पेन है बच्चों, यही जो होता है पोषण प्रदान करता है किसको, भ्रूण को। यानी कि पेन किसको पोषण प्रदान करता है, तो भ्रूण को। याद दिमाग में रखिए, ये भ्रूण किसको पोषण प्रदान करता है, सॉरी ये पेन किसको पोषण प्रदान करता है, तो एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण को, राइट। पेन की कोलाइडी होती है तो कह सकते हैं त्रिगुणित यानी 3n। जाइगोट की कोलाइडी होती है तो क्या कह सकते हैं, द्विगुणित। अगुणित का मतलब केवल n होता है। अब देखिए, ये जो पेन है आगे चल के बनाएगा केवल इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा बच्चों, इंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा बच्चों। और यही भ्रूणपोष आगे बढ़ के तीन भ्रूणपोष में बट जाएगा। यानी कि ये तीनों भ्रूणपोष अलग अलग हो जाएंगे। एक जो होगा भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, राइट, जिसको बोलते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष, राइट बच्चों। और जो दूसरा बनाएगा बच्चों, दूसरा भ्रूणपोष जो बनेगा, यानी कि आगे चल के कौन तीन भागों में बटेगा, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। पेन बनाएगा भ्रूण को, और भ्रूण जो है कि तीन भागों में बटेगा। पहला क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और सेकेंड जो होगा वह होगा सेलुलर एंडोस्पर्म, राइट बच्चों। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष,
पोस, राइट बच्चों। और लास्ट जो बनेगा बच्चों हेलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि माध्यमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी माध्यमिक भ्रूणपोष। हेलोबियल यानी थर्ड जो बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, लोबियल एंडोस्पर्म यानी कि क्या माध्यमिक भ्रूणपोष। ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये पेन है, पेन किससे बना, तो एक नर युग्मक द्वितीय के केंद्र के साथ संलयन किया तो पेन बना। और पेन जो होते हैं उसकी कोलाइडी 3n या त्रिगुणित होते हैं। ये पेन आगे चल के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इंडोस्पर्म आगे क्या होते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं, एक न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर इंडोस्पर्म और थर्ड जो होता है लोबियल इंडोस्पर्म। एक बता दूं थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जांपल कि ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो सकता है। आप लोग नारियल देखे होंगे, कोकोनट, नारियल आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से आप लोगों ने नारियल का फिगर देखा होगा, कुछ ऐसे नारियल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिएगा कि वाटर इसमें होता है, नारियल के अंदर क्या होता है, कोकोनट के अंदर तो एक वाटर होता है, जो पानी होता है ना वही आपका क्या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या है, उदाहरण है। याद रखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, नारियल की पानी, वाटर ऑफ कोकोनट, राइट। अब देखिए एक चीज बता दूं कि ये जितने सारे आपने पढ़ा अभी ये जितने सारे बातें आपने जाना, ये इससे पहले भी कुछ प्रोसेस होती है, यानी कि ये सब प्रोसेस होने से पहले भी कुछ प्रोसेस होती है, ज़रा उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है जितना इसको जानना ज़रूरी था। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे नर युग्मक कैसे पहुँच जाएगा, इसके लिए भी तो ये तो नर युग्मक इसमें था, ये पार्ट जो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, ये क्या है, आपने जाना था पिछले वीडियो में कि ये नर भाग है और इसी में पराकण होता है, पराकण यहाँ पे होते हैं, राइट। इन पराकण के अंदर ही क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ये बात अच्छे से आपने पढ़ा था। तो यहाँ से ये डायरेक्ट इस ओवरी में कैसे आ जाएंगे, तो ये जितने सारे बातें आपने अभी जाना, इससे पहले भी कुछ प्रोसेस होता है, आइए उसको जानते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके जो आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जानने से पहले मैं छोटा सा एक फिगर मुझे बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रोसेस समझ में आएगा। तो देखिए इस घटना को, इवेंट को आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व जरूर किया होगा। जरा गौर से देखिए इस घटना को।
तो बिल्कुल मैं बता दूं कि आप लोग जो है कि इस घटना को कहाँ ऑब्जर्व किए होंगे। अक्सर आप गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, जहाँ पे ढेर सारे रंग बिरंग के पुष्प होते हैं, यानी पुष्प खिले होते हैं। वहाँ पे या तो आप देखे होंगे सरसों का जब सीजन आता है, जब सरसों तेलहन का मतलब तेलहन का जब सीजन आता है, तो उसमें जो सरसों तेल वाला जो पौधा होता है उसमें सरसों ढेर सारा पुष्प ऐसे खिला होता है। मैं तो सरसों का फिगर नहीं बनाया हूँ, ऐसे नॉर्मली एक पुष्प का संरचना बनाया हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कुछ ये इवेंट होता होगा कि यहाँ से कुछ मधुमक्खी बैठती होगी, या ये तितली, जैसा मैं फिगर नहीं बना पाया हूँ, बट ये तितली होगी, कुछ बहुत सारे बटरफ्लाई भी यहाँ पे बैठती होगी, या मक्खी या मधुमक्खी। ये एक पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र कहीं भी बैठ करके उड़ते उड़ते दूसरे पुष्प के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पे बैठती है। ये घटना आप लोगों ने देखा है, जरूर देखा होगा ये घटना। तो इस घटना को जरा देखिए, इसमें ये कौन सा पार्ट है आप जानते हैं? नर पार्ट है, नर भाग है ये। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नर भाग। और ये कौन सा है? मादा भाग। ये पूरी जो सुराही यानी कि घैली का जो संरचना आप देख रहे हो, घैली जैसा संरचना है, ये कौन सा भाग है? मादा भाग है, राइट ना। देखिए ये भी इसमें नर भाग हो जाएगा, ये मादा भाग हो जाएगा। इसको गाइनेसियम कहते हैं, इसको एंड्रोनेसियम कहते हैं। तो ये भी जो सुराही जैसे संरचना है, गाइनेसियम, और ये जो खुट्टे के आकार आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है एंड्रोनेसियम यानी कि नर भाग। तो देखिए इस नर भाग पर कोई तितली, ध्यान से देखिएगा, इस नर भाग पे कोई तितली या मादा भाग पे कोई तितली जब बैठती है, ठीक है, अब बैठने के बाद अब जब नर भाग पर कोई तितली या कीट पतंग जल इत्यादि किसी माध्यम से जब इस पे बैठेगी तो इनके कुछ परागकण चिपक जाते हैं और ये जाके इस मादा अंग पे बैठेगी। तो जाहिर सी बात है इस घटना को हम कहते हैं क्या बच्चों? तो पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, यानी कि ध्यान से पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं? परागण। परागण, ध्यान से देखिए, परागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प का, देखिए ध्यान से, जब किसी पुष्प के नर वर्तिकाग्र के परागकण उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के मादा वर्तिकाग्र से जा मिलता है तो इस क्रिया को, घटना को हम कहते हैं परागण। याद रखिएगा परागण किसे कहते हैं? तो जब किसी पुष्प के नर वर्तिकाग्र के परागकण इसी पुष्प के या किसी अन्य पुष्प के मादा वर्तिकाग्र के परागकण से जा मिलता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, जो ये परागण की क्रिया है, ये परागण क्यों जरूरी है? जरा सोच के देखिए, थोड़ा सा सोचिए इस पे, ये क्यों जरूरी है? हम लोग ह्यूमन है तो हम लोगों में सेक्स होता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। इसके अलावा जो जंतु होते हैं उनमें भी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स होता है, उसके बाद बच्चे को जो है कि जन्म होता है, लेकिन कुछ जंतु में नहीं होता है। उसी तरह से पुष्प में कुछ ऐसे पुष्प हैं, कुछ नहीं लगभग 99.99% जो पुष्प होते हैं इनमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये देखिए, ये नर है, मादा से जब तक मिलेगा नहीं तो ये सेक्स होना ही नहीं है। बिल्कुल ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो परागण की क्रिया होती है दो वे से होती है। एक तो फर्स्ट बोल दूं सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं स्वपरागण। ध्यान से समझते चलिए। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? पर परागण, पर परागण। देखिए ये दो टर्म आ गया नया। अब परागण तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी पुष्प के वर्तिकाग्र के परागकण जब किसी अन्य पुष्प के मादा या नर से मिलता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो तरह से होता है, दो वे है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, सेल्फ यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, सेल्फ मीन्स होता है स्वतः, स्वयं। ध्यान से दिमाग पर मतलब इस जोर डालिए कि स्वयं का अर्थ क्या होता है?
यानी कि देखिए यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, ये नर अंग है और यहाँ ये परागकोश है। परागकोश में क्या मौजूद होते हैं? परागकण। स्वतः इसी पुष्प के किस पे? मादा वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहेंगे। स्वतः किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ पॉलिनेशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात बैठा लेना है। जब किसी पुष्प के नर वर्तिकाग्र के परागकण स्वतः उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के मादा वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए क्रॉस परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन को समझते हैं। क्रॉस यानी कि जब किसी पुष्प के नर वर्तिकाग्र के परागकण किसी अन्य पुष्प के मादा वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो इसको कहते हैं क्या? पर परागण। पर परागण क्या है? जब किसी पुष्प के नर वर्तिकाग्र के परागकण किसी अन्य पुष्प के मादा वर्तिकाग्र पर जा मिलता है तो इस घटना को कहते हैं पर परागण। राइट। अब देखिए एक चीज, ये जरा सोच के देखिए कि ये तो कोई जो भी पुष्प होता है थोड़ा बहुत डिस्टेंस में होता है, कुछ गैप रहता है। ये नहीं कि एक एक पुष्प लगा है इसके ऊपर भी एगो लग गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पुष्प में कुछ डिस्टेंस होता है। तो जरा सोचिए यहाँ पे नर परागकण बन रहा है, अब ये किस तरह से इस पुष्प के मादा वर्तिकाग्र से मिलेगा? तो इसके लिए किसी चीज का क्या चाहिए? माध्यम। क्या चाहिए? माध्यम। तो ये माध्यम 3 तरह के होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। माध्यम जो पर परागण के माध्यम कितने तरह के होते हैं? मतलब ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो पर परागण के माध्यम जो होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं। वायु के माध्यम से यदि इससे मिलेगा तो इसको बोलेंगे वायु परागण। राइट। हवा होता है, पुष्प अक्सर देखिएगा कि पुष्प जो हवा आता है तो ये पुष्प के नर अंग या मादा अंग ऐसे क्या करते हैं? हिलते रहते हैं, मतलब मूविंग करने लगते हैं। मूविंग जब करेंगे तो ये तो मैच्योर रहता है, स्फुटन करेगा, फटाक से इस पे गिर जाएगा। तो इस तरह के जो हवा के माध्यम से परागण होगा उसको क्या कहेंगे? वायु परागण। अब देखिए अगर बारिश हो जाए या जल के माध्यम से तैरते हुए जाके मिले तो इस जल के माध्यम से होने वाले परागण को कहते हैं जल परागण। ध्यान से समझिएगा, जल परागण। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपने देखा भी है कि अगर तितली यहाँ पे बैठेगी तो इसके तितली हो या मधुमक्खी हो या इसके अलावा मक्खियाँ ढेर सारी होती हैं, अगर इस पे जब बैठेगी इनके नेक्टर को पाने के लिए, नेक्टर समझते हैं? नेक्टर किसको कहते हैं? नेक्टर कहते हैं, अब समझिए जूस को कहते हैं नेक्टर। एक इसमें इन पुष्पों में एक मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? मकरंद ग्रंथि। उस मकरंद ग्रंथि से मीठा द्रव स्रावित होता है जिसको चूसने के लिए मधुमक्खियां बैठती है। तो उस कंडीशन में आप अक्सर नहीं देखे हैं तो हम बता दें कि आप लोग अड़हुल का पुष्प लीजिए और उसको ऐसे खींचिए और उसके पीछे देखिएगा होल होगा पाइप के तरह, उसको चूसिएगा ऐसे दांत से, मतलब मुंह से, तो देखिएगा उसमें मीठा मतलब लगेगा कोई चीनी वनी का स्वाद टाइप के, ऐसे कुछ मीठा द्रव स्रावित होता है। तो इस चीज़ को चूसने के लिए, इसमें नेक्टर को ले पाने के लिए जब वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर बैठती है मधुमक्खी तो उनके पैर में क्या लग जाता है? परागकण लग जाता है। ये उड़ते उड़ते क्या करती है? अनदर पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठ जाती है, जिसके फल स्वरूप क्या होता है? परागण होता है, जिसको कहते हैं जंतु परागण। क्या बोलते हैं? जंतु परागण। सॉरी यहाँ पे मैं परागण नहीं लिखा, परागण। क्या बोलते हैं उसको? जंतु परागण। ये तो थी बच्चों सेक्स के माध्यम, यानी कि कौन कौन से माध्यम से पॉलिनेशन होते हैं? तो वायु के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से भी होता है, जंतु के माध्यम, जंतु में ढेर सारे कीट मकोड़े सब आ जाएंगे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे माध्यम हैं जिसको मेंशन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन माध्यम से ये मिलेंगे एक वर्तिकाग्र के परागकण दूसरे वर्तिकाग्र से, इस प्रोसेस को हम परागण कहेंगे।
तो वीडियो को पॉज करके नोट किया जाए, थोड़ा सा बातें और है उसको जानेंगे, उसके बाद आज का हमारा वीडियो समाप्त होगा। जल्द पॉज करके नोट किया जाए। आप लोगों ने पढ़ लिया, परागण समझ लिया अच्छे से, परागण किसे कहते हैं। अब इस फिगर के मुझे एक बार और आवश्यकता पड़ेगी, एक दो बार, ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। इस परागण के अलावा एक और तरह से भी पॉलिनेशन होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम परागण। इसको आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, कृत्रिम परागण। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम परागण। देखिए आर्टिफिशियल शब्द ज्वाइंट हो गया अगर किसी भी चीज के साथ आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कि मनुष्य का हस्तक्षेप, जिसमें मानव ने अपना योगदान दिया हो, उसी को आर्टिफिशियल कहते हैं। आप देखो यहाँ पे लगा है पॉलिनेशन, यानी कि परागण। परागण से पहले क्या लग गया, आर्टिफिशियल, यानी कि मनुष्य के माध्यम से भी क्या होता है, परागण की क्रिया होता है। आर्टिफिशियल परागण दो तरह के होते हैं, एक होता है विपुंसन, क्या बोलते हैं, विपुंसन। इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन, और दूसरा होता है बच्चों बैगिंग, यानी कि थैलीकरण। इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग मीन्स क्या होता है, थैलीकरण। अब देखो एक चीज, विपुंसन अगर समझना है परागण कैसे होता है मनुष्य के माध्यम से, सबसे पहले बता दूं कि ये देखो विपुंसन हो या थैलीकरण हो, इसको हटाते हैं थैलीकरण को, या विपुंसन दोनों रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विपुंसन हो या थैलीकरण हो, इन दोनों माध्यम से क्या होता है, परागण होता है, राइट। अब देखिए कि ये दोनों परागण की क्रिया इन दोनों माध्यम से जो होते हैं, इस तरह के परागण के लिए ऑलरेडी किया गया है, इस तरह के परागण यूज कर लिया गया है, जिनका नाम है मेंडल। नेक्स्ट आप लोग 5 या 6 चैप्टर में पढ़ोगे मेंडल ने अपना परागण ये क्रिया के माध्यम से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोगों ने सुना होगा अगर 10th क्लास में या 11th क्लास में कि मेंडल ने अपना प्रयोग कैसे दिया था। एक बौने पौधा को एक लंबे पौधे के साथ क्या करा था, पॉलिनेशन किया था। लंबे यानी कि बड़े पौधे को एक बौने पौधे के साथ क्या किया था, पॉलिनेशन किया था। तो वो हो सकता है अपने हाथों से या विपुंसन या थैलीकरण के माध्यम से यहाँ के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से क्या किए होंगे, मिलाए होंगे, तब तो जा करके एक लंबे पौधे का गुण, एक बौने पौधे के गुण, दोनों के आधे आधे गुण उस नए पौधे का जन्म में आता होगा, राइट। आइए विपुंसन समझते हैं। आप लोग सुने होंगे एक शब्द नसबंदी, अच्छे से समझे होंगे। अभी हंसी आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि नसबंदी सर बोल रहे हैं। नसबंदी, देखिए नसबंदी यानी कि कोई ऐसे नस या अंग को काट करके क्या करना, उसको बंद कर देना, नसबंदी। देखिए नसबंदी यानी कि नस को काट करके उसको बंद कर देना, नसबंदी हो गया। तो ये नसबंदी यानी कि इसको बोलते हैं, ये ज़्यादातर हम लोगों में जो नसबंदी पहले हुआ करता था, अभी तो नहीं हो रहा है। पहले नसबंदी क्या होता था कि पुरुषों में वाहिकाएं को काटकर धागे से बांध दिया था, जिससे टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म मादा के गर्भाशय में नहीं पहुंचते थे, जिसके फलस्वरूप क्या नहीं होता था, फर्टिलाइजेशन नहीं होता था, बेबी नहीं जन्म लेता था। यानी कि इस तरह के नसबंदी को हम क्या कहते थे, पुरुष नसबंदी। स्त्री में क्या किया था कि स्त्री के फिलोपियन ट्यूब जो ओवरी से जुड़ा होता था, ओवरी में एग सेल बनते थे, अंडाशय अंड कोशिका बनते थे, उस फिलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांधा जाता था, जिसके फल स्वरूप क्या होता था, वह एग जेनरेट होना ही बंद हो जाते थे, राइट।
तो इस तरह से स्त्री नसबंदी होता था। तो आइए हम बताते हैं, विपुंसन भी एक नसबंदी का ही रूप है जो पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। जरा देखिए बच्चों, वह विपुंसन क्या होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये लंबा पौधा नहीं, बौना पौधा है, ये मान लेते हैं बौना पौधा है, ये बौना पौधा है, राइट। ये कौन सा पौधा है बच्चों? लंबा पौधा है। ये लंबे पौधे का संकरण हमें बौने पौधे से कराना है। जरा देखिए, एक मान लीजिए कि इसको पुरुष पे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि कोई ये लड़की है जो बौनी है, बौनी समझ रहे हैं ना। कोई एक लड़का है जो खूब लंबा है, इन दोनों का क्या कर देते हैं? मैरिज कर देते हैं। इस ससुरा का इससे शादी कर देते हैं। तो जो बौनी लड़की है और लंबा लड़का है, दोनों का गुण उसके संतान में उत्पन्न होगा 50-50%। जाहिर सी बात है। अब देखिए विपुंसन में क्या कहता है नसबंदी के लिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि इसके परागकण को हमें इससे मिलाना है, इसके स्टिग्मा से, राइट, यहाँ पे मिलाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको धा के काट देंगे। इसको क्या करेंगे? स्टिग्मा को काट देंगे। काहे लिए काट देंगे बच्चों? कि हो सकता है ये परागकण किसी माध्यम से, आप जानते हैं परागकण की माध्यम भी होती है, वायु होता है, जल होता है, जंतु होता है, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो ये हो सकता है कि किसी माध्यम से इसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिर जाए। तो इसको हम क्या करेंगे? बांध देंगे और यहाँ के परागकण को ला करके हम इस लंबे पौधे के स्टिग्मा से मिला देंगे। तो इस तरह के संकरण को विपुंसन कहते हैं। अच्छा छोड़िए, इसको हटाइए, हम इसको देख के काट देंगे। ध्यान से समझिए, इसको भी हम काट देंगे। ये काट दिए, देखिए यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। और इसको काटने के बाद हमारा बच गया क्या बच्चों? तो ये स्त्री अंग बच गया, पुरुष वाला अंग खत्म हो गया, राइट। अब इसके स्टिग्मा के परागकण उठा करके इस पे ला करके हम क्या कर देंगे? रख देंगे। तो इस तरह की क्रिया को कहेंगे विपुंसन। विपुंसन आप लोग को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझते हैं थैलीकरण। थैलीकरण से याद आ रहा होगा कि थैली, यहाँ लिखा है ना बैग बच्चों, थैली यानी कि आप लोग पॉलिथीन इस्तेमाल करते ही हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट हमें इसका नर परागकण इसके मादा परागकण से मिलाना है, राइट। तो क्या करेंगे? इस पुष्प के इस मादा अंग को थैली से ढके ऐसे बांध देंगे। क्यों बांध देंगे ये भी बात जान लीजिए। हो सकता है किसी माध्यम से ये परागकण इसी पे गिर जाए, तो इसलिए इसको थैली से बांध देंगे ताकि इस पे ना गिरे, और इसको उठा करके ला करके क्या करेंगे? इस मादा स्टिग्मा पर रख देंगे। तो इस तरह की क्रिया को थैलीकरण कहा जाता है। तो ये पुष्पों में नसबंदी के काम खत्म हुए। चलते हैं लास्ट टॉपिक जो छोटा सा है, थोड़ा सा है, उसके तरफ चलिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे इस फिगर की थोड़ी सी आवश्यकता है, मैं यहीं पे रखता हूं इसको, शायद टाइम लगेगा बनाने में, उससे अच्छा इसको यहीं पे रखता हूं, ठीक है। अब जरा देखिए इसको, फिगर को अच्छे से देखिए। ये वाला पार्ट क्या है? नर पार्ट है, और ये भी तो नर होगा। और ये वाला घायली जैसा जो संरचना है, ये क्या है? मादा अंग है, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपने इसमें कुछ प्रक्रिया हो रहा था, आपने उसको पढ़ा था, मैं उसको एक बार बना दूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए बच्चों। समझ में अच्छे से आना चाहिए, राइट ना बच्चों। ये देखिए ऐसे कुछ आपने स्ट्रक्चर प्रीवियस मतलब थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, ठीक है। इसमें द्वितीय केंद्रक होता था, राइट। अब देखिए जरा, आपसे बताया था कि ये जो इसमें प्रोसेस होगी, इसमें नर युग्मक यहाँ पे आएंगे, तो ये कब कैसे आएंगे? तो परागण तो यहाँ पे हुआ। अगर मान लीजिए जब ये नर परागकण इस पे स्टिग्मा पर गिरता है, तो यहाँ से उड़ के क्या ऐसे ऑटोमेटिक उड़ के आएगा? नहीं ना। यहाँ पे क्या होगा, जब गिरेगा तो इस स्टिग्मा में कुछ जो है रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। कौन से पदार्थ स्रावित होता है? तो रासायनिक पदार्थ यहाँ पे स्रावित होता है।
उसके बाद क्या होगा, ये जो गिरा है परागकण, इसकी स्ट्रक्चर कुछ आपने ऐसे देखा होगा। इसमें जब गिरेगा तो ये जो होल जैसा, छेद जैसा आकृति आप देख रहे हैं, इस छेद से ये अंकुरित होगा। कौन अंकुरित होगा? परागकण। परागकण किसके वजह से? तो इसमें से जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होगा उसके वजह से। अंकुरित होने के बाद यहाँ से एक ट्यूब बनाएगा बच्चों। ये क्या बनाएगा? एक ट्यूब। कहाँ होते हुए जाके प्रवेश करेगा? अंड द्वार से जाके ये होते हुए प्रवेश करता है, राइट। जिस ट्यूबवा को हम क्या कहते हैं? पराग नलिका। क्या बोलते हैं इसको? पराग नलिका बोलते हैं बच्चों। ट्यूब कब बनेगा? जब नर परागकण वर्तिकाग्र पर गिरेगा मादा के, तो यहाँ पे अंकुरित होगा। ये छेद जो देख रहे हैं इसको जनन जॉम स्पोर बोलते हैं। यहाँ से अंकुरित होगा और किसके वजह से? ये स्टिग्मा पर रासायनिक पदार्थ होता है उसके वजह से। और ये एक पाइप बना लेगा। पाइप देखा होगा आपने, चापाकल भी देख लीजिएगा जहाँ से वाटर निकल के आता है। या पाइप बहुत सारे जगहों पे लगा रहता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उस पाइप से होते हुए दो नर युग्मक, ये दोनों नर युग्मक यहाँ अंड द्वार से प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे। तो एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ देखिए फ्यूज कर रहा है, तो क्या बनाएगा बच्चों? पेन, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। जो इसकी कोलाइडी क्या होती है? 3n। और एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ फ्यूज करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा बच्चों, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज बनेगा, राइट बच्चों। युग्मनज डेवलप होगा, क्या बनाएगा बच्चों? एम्ब्रायो बनाएगा, यानी कि भ्रूण बनाएगा बच्चों, भ्रूण। अब भ्रूण विकसित होगा तो क्या बनाएगा बच्चों? सीड बनाएगा, बीज बनाएगा। अब देखिए ये वाला भाग आपका है, यहाँ से गोलाकार जो घैली की आकार है, इस भाग को ओवरी कहते हैं बच्चों। ओवरी। ओवरी मतलब क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। अंडाशय किस में बदल जाएगा बच्चों? जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो फल में बदलेगा। ये प्रश्न पूछ सकता है, पुष्प का कौन सा अंग फल में बदलता है? तो कौन सा? अंडाशय। अब देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम बता सकते हैं जरा? इसका नाम क्या है? तो बीजांड नाम है इसका। क्या नाम बच्चों? बीजांड। बीजांड। तो बीजांड ये पुष्प का क्या है? बीजांड है। बीजांड किस में बदलेगा बता सकते हैं? तो बीजांड बदलेगा बीज में। बीजांड किस में बदलेगा? बीज में, यानी कि इसको सीड माना होता है, बीज कहते हैं। सीड का मतलब होता है बीज। ध्यान से देखिए, यानी कि पुष्प का कौन सा अंग फल में बदलेगा? ये सब प्रोसेस होगा तब, क्योंकि पेन बनेगा तभी जो है कि इम्ब्रायो का पोषण प्रदान करेगा पेन। अब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये पूरी जो अंडाशय की संरचना वो फल में बदलेगा, फ्रूट में। और जो बीजांड है बच्चों, ये अंदर की भाग, ये किस में बदलेगा? सीड, यानी कि बीज में बनेगा। आई दोनों एक साथ एक ही समय में घटना हो रही है, दोनों फ्यूजन, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसे नवासिन ने खोज किया था। अब आइए बच्चों कुछ शब्द को हम जानते हैं, कुछ परिभाषित शब्द है उसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, इसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या बोलते हैं इसको? अनिषेक फलन को बच्चों पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का परिभाषा क्या होता है बता सकते हैं? इसका परिभाषा होता है बच्चों, बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे आम हो गया या केला हो गया इत्यादि में, ये सब अनिषेक फल है। आप केला देखिएगा जरा गौर से, तो उसमें बीज होता है छोटा छोटा। आप गौर नहीं किए होंगे, केला में भी छोटा छोटा बीज होता है। वो बीज क्यों नहीं डेवलप हुआ होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसमें अच्छे से नहीं हुआ रहता है। और एक शब्द और बता दूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिषेक जनन। अनिषेक, दोनों में अंतर है। अनिषेक जनन
अनिषेक जनन, अनिषेक जनन को अनिषेक जनन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं बच्चों? तो अनिषेक जनन को हम कह सकते हैं जो बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण करे। भ्रूण जो बिना निषेचन के ही, जो पौधा या पुष्प बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन किए हुए एम्ब्रायो बनाएगा तो उस तरह के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। एक होता है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता को पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रायोनी यानी बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब एक बीज में, कितने बीज में? तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होगा। ध्यान से समझिए बात को। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब एक बीज में ढेर सारा भ्रूण रहेगा तो उस अवस्था को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। अब देखिए एक चीज लास्ट और आखिरी बच्चों इस टॉपिक का, जरा गौर से देखिए कि ये जो अंडाशय था, अंडाशय किस में बदल गया? फल में। और ये क्या था आपका? बाह्य दल। क्या है ये? बाह्य दल, पुंज भी कह सकते हो। ढेर सारा रहेगा तो पुंज कहेंगे, ये अकेला रहेगा तो क्या कहेंगे? बाह्य दल। तो ये जो बाह्य दल है कभी कभी किसी फल के साथ ही मौजूद होता है, किसी फल के साथ संयुक्त रूप में बाह्य दल पाया जाता है। उसका उदाहरण आप दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये फिगर मैं बना दूं ये फिगर आप लोग अच्छे से देखिए। ये फिगर आपने कहीं देखा है क्या? ये क्या है बच्चों? जरा गौर से देखिए। ब्रिंजाल यानी कि बैगन, बैगन आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। बैगन के ऊपर ये देख रहे हैं ना, हरा भाग लगा हुआ है, ये बाह्य दल है जो उसके साथ क्या है? चिपका हुआ है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनके साथ बाह्य दल, पुंज, ढेर सारा बाह्य दल होता है, उसके साथ संयुक्त रूप में पाए जाने वाले होते हैं। या आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन सा फल है जिसके संयुक्त बाह्य दल होता है? तो हम कह सकते हैं क्या? बैगन, ब्रिंजाल। तो बच्चों आज का जो हमारा क्लास था, आखिरी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ऐसे ही मज़ेदार और शानदार और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि जब भी मैं अच्छे से वीडियो डालूँ ना तो आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।